विद्यार्थी, कैसे हो? सुप्रभात। तो आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह चल रहा था, जिसकी पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में मैंने आपके प्रतिरक्षा की परिभाषा और उसके जनक और उसकी शाब्दिक जानकारी मैंने आपको दी थी। आज मैं आपको अगला टॉपिक कि प्रतिरक्षा विधियों के प्रकार। तो देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रतिरक्षा विधियां होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? 2। नंबर 1 बताई थी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और नंबर दूसरी मैंने बताई थी उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। कौन सी बताई थी? उपार्जित। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, नंबर 1 बताई थी आपके लिए स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी बताई थी उपार्जित। स्वाभाविक को हम जन्मजात के नाम से भी जानते हैं। तो 2 प्रकार मैंने आपको समझाए थे, नंबर 1 स्वाभाविक और नंबर जिसको हम जन्मजात कह देते हैं, और दूसरी प्रतिरक्षा मैंने बताई थी आपको उपार्जित। आई बात समझ में? तो यानी अपनी जो प्रतिरक्षा की जो विधियां हैं प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो इसमें प्रश्न बनता है, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसमें कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को समझाइए। किसको समझाइए? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को समझाइए। तो ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। एक रोचकर 3 नंबर का एक पाठ है और उसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, तो ध्यान देना, समझना। तो देखिए, प्रश्न लिख लेना, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को समझाइए। ये आपका प्रश्न है, नोटबुक में नोट कर लेना कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को समझाइए। अब मैं इसमें आगे बढ़ते हुए आपको उत्तर लिख के डाल देना, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र छात्राओं एवं दोस्तों, ध्यान देना, पाठ नंबर 4 चल रहा है आपका प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, और इसका आज मैं अगला टॉपिक समझाने जा रहा हूँ आपके लिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। कौन सा है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। तो प्रश्न लिख लेना, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि किसे कहते हैं? यह स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि किसे कहते हैं, समझाइए। और उत्तर लिख के अपनी नोटबुक में हैंड डालना, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। तो देखिए, यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। कैसी है प्रिय छात्र छात्राओं? जन्मजात। यह जन्मजात यानी ये जन्मजात, मैंने बताया था ना अभी कि स्वाभाविक कह लो चाहे क्या कह लो, जन्मजात कह लो। तो यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है और यह माता पिता से संतान में स्थानांतरित होती है। और क्या होती है? यह किससे? माता पिता से किसमें? संतान में स्थानांतरित होती है। इसलिए इसे अविशिष्ट या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं इसे? अविशिष्ट। अविशिष्ट मतलब सामान्य, या प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो लिखना, नोट करना कि यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। जन्मजात क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जन्म के समय ही क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। जब शिशु का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तभी क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? इसे जन्मजात। क्या बोल देते हैं इसे? जन्मजात। तो ध्यान देना, यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। कौन सी है? जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। आई बात समझ में? आगे फिर मैंने अभी बताया था कि यह माता पिता से, किससे प्रिय छात्र छात्राओं? माता पिता से। यह माता पिता से संतान में स्थानांतरित होती है। तो लिखना, यह माता पिता से, किससे? माता पिता से, जो जनक होते हैं हमारे, यह माता पिता से, यह माता पिता से स्थानांतरित होकर, स्थाना मतलब है ट्रांसफर होकर, स्थानांतरित होकर, स्थानांतरित होकर कहाँ पहुंच जाती है? संतान में। तो लिखना, यह माता पिता से स्थानांतरित होकर कहाँ पहुंचती है? संतान में पहुंचती है। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि यह माता पिता से संतान में स्थानांतरित होती है। तो यह माता पिता से संतान में, किसमें? संतान में स्थानांतरित होती है। किसमें स्थानांतरित होती है? संतान में। तो लिख लेना, संतान में, संतान में स्थानांतरित होती है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रिय छात्र छात्राओं। ध्यान देना, यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। यह माता पिता से
संतान में स्थानांतरित होती है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, इसलिए इसे अविशिष्ट क्या बोल देते हैं, अविशिष्ट। आई बात समझ में? अविशिष्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोई किसी विशेष प्रकार के रोग से रक्षा नहीं करती हमारी, यह कोई विशेष प्रकार के रोगों से रक्षा नहीं करती है, बल्कि सभी प्रकार के रोगों से क्या करती है, रक्षा करती है, इसलिए अविशिष्ट। विशिष्ट नहीं है, अविशिष्ट है। आई बात समझ में? और अविशिष्ट का क्या कह देते हैं इसको, सामान्य। क्या कह देते हैं, सामान्य। इसलिए इसे अविशिष्ट कोष्टक में लिख लेना सामान्य। क्या लिख लेंगे, सामान्य, या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, उसको प्राकृतिक। प्राकृतिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा क्या होती है, प्रदत्त होती है, क्योंकि ये बाह्य साधनों के द्वारा उत्पन्न थोड़ी हुई है। किससे होती है, प्रकृति के द्वारा। माना आपको बुखार आ गया, और बुखार आ गया तो आप क्या ले रहे हैं, बुखार को ठीक करने के लिए टैबलेट ले रहे हैं। तो टैबलेट या सिरप का जो सेवन आप कर रहे हैं, तो ये कैसी प्रतिरक्षा है आपकी, ये प्रतिरक्षा है आपकी कैसी है, उपार्जित है। कैसी है, उपार्जित, क्योंकि ये बाह्य साधनों के द्वारा क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। लेकिन ये कैसी है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक क्यों, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा क्या होती है, प्रदत्त होती है, माता पिता से संतान में स्थानांतरण होता आती है, इसलिए इसे सामान्य, अविशिष्ट या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। आई बात समझ? इसलिए इसे अविशिष्ट या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, नोट करके चलना कहते हैं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, समझना। यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से, वही बात मैं बता रहा था अभी, कि यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, बल्कि सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से क्या करती है, कार्य करती है। दोबारा समझना कि जो यह प्रतिरक्षा है, यह प्रतिरक्षा किसी विशिष्ट, यानी यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से हमारी रक्षा नहीं करती है, यानी यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशेष रूप से सुरक्षा नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, सभी प्रतिजन जो होते हैं, जो बाह्य कारक होते हैं, प्रतिजन होते हैं, एंटीजन होते हैं, उनके विरुद्ध समान रूप से क्या करती है, कार्य करती है, यानी समान रूप से कार्य करती है। आई बात समझ में? तो ये महत्वपूर्ण बात है इसमें प्रिय छात्र छात्राओं, क्योंकि ये किसी विशेष प्रकार के रोग से हमारी क्या नहीं करती है, रक्षा नहीं करती है, बल्कि क्या होते हैं अपने, यानी बल्कि क्या होते हैं, जितने भी क्या होते हैं अपने प्रतिजन होते हैं, उनके विरुद्ध समान रूप से क्या करती है, कार्य करती है। इसलिए प्रिय छात्र छात्राओं, इसको हम सामान्य प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, लिखना इस बात को पैराग्राफ चेंज करके, बहुत महत्वपूर्ण बात कि यह, यानी यह प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा किसी, यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से, यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से, किससे, विशेष रोगाणु से, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात, यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से, यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से, कैसे रूप से, विशिष्ट रूप से, विशिष्ट रूप से, यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं करती, विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं करती, सुरक्षा प्रदान नहीं करती, नहीं करती, बल्कि, ध्यान देना, समझना, बल्कि सभी प्रतिजनों के विरुद्ध, 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 बल्कि सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। कैसा कार्य करती है, समान तरीके से। आई बात समझ में?
बल्कि सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से, कैसे तरीके से, समान तरीके से कार्य करती है। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत समझना ध्यान से। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि कि यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं करती, बल्कि सभी प्रतिजन जो होते हैं सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से क्या करती है, कार्य करती है। आई बात समझ में? इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, सामान्य। क्या बोल देते हैं, सामान्य। क्यों? क्योंकि किसी विशेष रोग से हमारी रक्षा नहीं करती, बल्कि जितने भी प्रतिजन हमारे शरीर पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उन सभी प्रतिजन जो एंटीजन होते हैं उन पर समान तरीके से कार्य करती है। आई बात में? जितने भी रोगाणु हमारे शरीर पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उन सबसे हमारे शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करती है। आई बात समझ में? आगे ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है कि इस प्रतिरक्षा में हमारे शरीर में कुछ अंग अवरोधक का कार्य करते हैं। जो यह प्रतिरक्षा है, कौन सी, स्वाभाविक प्रतिरक्षा, तो इस प्रतिरक्षा में ध्यान देना, इस प्रतिरक्षा में समझना, इस प्रतिरक्षा में कुछ अंग हमारे शरीर के क्या होते हैं, कुछ जो अंग होते हैं इस प्रतिरक्षा में, कुछ अंग, इस प्रतिरक्षा में कुछ अंग किसके, हमारे शरीर के कुछ क्या होते हैं, अंग होते हैं, वो अवरोधक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, अवरोधक का। तो इस प्रतिरक्षा में कुछ अंग अवरोधक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, अवरोधक का। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, इस प्रतिरक्षा में कुछ अंग अवरोधक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, अवरोधक का कार्य करते हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बात, इस प्रतिरक्षा में कुछ अंग अवरोधक का कार्य करते हैं और रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। और क्या करते हैं, ये अंग हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं उनको क्या नहीं करने देते हैं, प्रवेश नहीं करने देते हैं। और कभी प्रवेश भी कर जाते हैं तो विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा उन्हें क्या कर देते हैं, मृत कर देते हैं। अब उनको विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा क्या कर देते हैं, मार देते हैं। आई बात समझ में? तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। प्रिय छात्र छात्रा जानना कि इस प्रतिरक्षा में कुछ अंग अवरोधक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, अवरोधक का। और रोगाणुओं को शरीर में, और रोगाणुओं को शरीर में, और रोगाणुओं को शरीर में, और रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश, और रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। क्या नहीं करने देते हैं, ये अंग प्रवेश नहीं करने देते हैं, प्रवेश नहीं करने देते हैं। और प्रवेश कर भी जाते हैं, अभी मैंने बताया था, और प्रवेश कर भी जाते हैं तो विशिष्ट क्रिया के द्वारा क्या कर देते हैं, इनको मार देते हैं। क्या कर देते हैं, मार देते हैं, इनको मृत कर देते हैं। आई बात समझ में? तो लिख लेना इस बात को भी, ध्यान देना, प्रवेश नहीं करने देते और कभी प्रवेश भी कर जाते हैं। लिख लेना इस लाइन को, और कभी प्रवेश भी कर जाते हैं, और कभी प्रवेश भी कर जाते हैं, और कभी प्रवेश भी कर जाते हैं, और कभी प्रवेश भी कर जाते हैं। तो विशिष्ट क्रियाएं जो उसकी क्या होती हैं, विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। तो विशिष्ट क्रियाएं क्या कर देती हैं, इन्हें मृत कर देती हैं। क्या कर देती हैं, इन्हें मृत कर देती हैं। तो विशिष्ट क्रियाएं इन्हें मृत कर देती हैं। क्या कर देती हैं, मृत कर देती हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। प्रश्न था कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को समझाइए। क्या था, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को समझाइए। तो मैंने आपको बताया है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में कि यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। आ रही बात समझ? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जन्मजात, क्योंकि ये जन्म के समय से ही, जो शिशु का जब जन्म होता है उसकी समय से ही हमारे शरीर में क्या हो जाती है,
हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इस प्रतिरक्षा को हम जन्मजात भी कहते हैं। और यह माता पिता से स्थानांतरण होकर किसमें आती है? संतान में, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? विशिष्ट, यानी अविशिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविशिष्ट। अविशिष्ट का मतलब क्या होता है? सामान्य। क्या होता है? सामान्य। आई बात समझ में? या इसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त होती है। अविशिष्ट क्यों कह देते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं करती, बल्कि सभी प्रतिजन जो होते हैं, प्रतिजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। और प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। तो सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है और इस प्रतिरक्षा में कुछ अंग अवरोधक का कार्य करते हैं और रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। और बाई चांस क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर भी जाते हैं। ध्यान देना, बाई चांस अगर क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर भी जाते हैं तो विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा क्या कर देते हैं? इनको मार देते हैं। क्या कर देते हैं? इनको मार देते हैं। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, ये हो गया आपका स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। आई बात समझ में? क्योंकि कल मैंने एक लाइन बोली कि मानव शरीर हर दिन अनेकों रोगाणुओं से उद्वासित होता रहता है, परंतु फिर भी बड़ी आसानी से क्या नहीं होता है? रोगग्रस्त नहीं होता है। इसका कारण क्या है? यही स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो अवरोधक का कार्य करते हैं, जो सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से क्या करते हैं? रोकते हैं। और अगर प्रवेश कर भी जाते हैं तो विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा इनको क्या कर देते हैं? मार देते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, चलते हैं आगे। प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा 4 प्रकार के अवरोधकों से बनी होती है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। आई बात समझ में? इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इस तरह समझा दूं। माना किसी को फीवर आ गया, किसी को क्या आ गया? बुखार आ गया। तो देखिए बुखार आ गया, या जैसे उदाहरण के लिए हमको मच्छर काट रहे हैं, मलेरिया वाले मादा एनाफिलीज मच्छर, तो क्या 1-2 मच्छर या 10 मच्छरों काटने से तुरंत हमें मलेरिया हो जाता है? क्या नहीं होता है। क्यों? जब तक हमारे शरीर में क्या है? इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षा है, तब तक हम उस रोग से क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। और जब हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, तो फलस्वरूप हमारा शरीर क्या हो जाता है? उस रोग से ग्रस्त हो जाता है। और फिर उस रोग से बचने के लिए बाह्य साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है आदि। जैसे कि वर्तमान समय में आपने देखा होगा बहुत विज्ञापन आ रहा है टीवी पर कि अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। कोरोना जो महामारी चल रही है, वैश्विक महामारी है, उसमें आपने देखा हो विभिन्न न्यूज़ चैनलों पर कि आजकल ये चल रहा है कि अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। इम्यूनिटी पावर, तो इम्यूनिटी पावर क्या होती है? इम्यूनिटी पावर क्या होती है? क्षमता क्या होती है? वही प्रतिरक्षा है। क्योंकि जब तक हमारे शरीर में उस वायरस से लड़ने की क्या है? क्षमता है, तो वो वायरस हमारे शरीर पर कोई अटैक नहीं दिखा सकता। इसलिए आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के ऐड आते हैं कि हमें हल्दी दूध का या अधिक से अधिक सलादों का, इसके अलावा हमें फलों का या अधिक से अधिक चाय का, गर्म पेय पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। ठंडी चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए? परहेज करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का जब हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी क्षमता है, यानी सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता है, वो कैसी रहेगी? बनी रहेगी, पावर बनी रहेगी, ताकि तो वो वायरस हमारे शरीर पर अटैक नहीं कर पाएगा। आयुर्वेद में तो वही होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, क्योंकि हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्या होती है? क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है। आई बात समझ में दोस्तों? बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में। चलते हैं आगे। तो आगे इसमें कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा, जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा, ध्यान देना, स्वाभाविक प्रतिरक्षा, स्वाभाविक प्रतिरक्षा 4 प्रकार के अवरोधकों से बनी होती है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। स्वाभाविक प्रतिरक्षा 4 प्रकार के अवरोधकों से बनी होती है। कितने प्रकार के अवरोधकों से? 4 प्रकार के।
तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना कि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है इसमें कितने अवरोधक पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। तो लिख लेना, इस पॉइंट को नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा 4 प्रकार के अवरोधकों से बनी होती है। कितने अवरोधकों से बनी होती है, 4 प्रकार के। मैंने बता दिया, अब थोड़ी देर पहले बताया था कि इस प्रतिरक्षा में कुछ अंग क्या करते हैं, अवरोधक का कार्य करते हैं, जो रोगाणुओं को क्या नहीं करने देते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो वो ये 4 प्रकार के वो ये अवरोधक हैं। और अगर बाई चांस प्रवेश कर भी जाते हैं तो विशिष्ट क्रियाओं द्वारा उनको क्या कर देते हैं, मृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मृत कर देते हैं। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, बहुत रुचिकर पाठ है, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है आपके सिलेबस के अनुसार। तो चलते हैं, कितने प्रकार अवरोधक हो गए, 4। तो नंबर 1 अवरोधक कौन सा है, भौतिक अवरोधक। 4 अवरोधकों के नाम बता देता हूँ। नंबर 1 है भौतिक अवरोधक, नंबर 2 रासायनिक अवरोधक, नंबर 3 कोशिका अवरोधक, और नंबर 4 कौन सा है, ज्वर एवं सूजन। कौन सा है दोस्तों, ज्वर एवं सूजन। तो नंबर 1 कौन सा है, भौतिक अवरोधक, नंबर 2 रासायनिक अवरोधक, नंबर 3 कोशिका अवरोधक, नंबर 4 ज्वर एवं सूजन। आई बात समझ में? तो चलते हैं पहले पॉइंट पर। प्रिय छात्र छात्राओं दोस्तों ध्यान देना, भौतिक अवरोधक। आई बात समझ में? तो हमारे शरीर में जो त्वचा होती है, जो हमारे शरीर में क्या होती है, त्वचा है। आप जानते हैं हम उपकला ऊतक से बनी होती है। हमारे शरीर में 9th पढ़ा आपने, 4 प्रकार ऊतक पाए जाते हैं। तो उनमें से एक ऊतक कौन सा है, उपकला ऊतक है। उपकला ऊतक किसका निर्माण करता है, त्वचा का। एक होता है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक किसका निर्माण करता है, रक्त का। एक होता है पेशी ऊतक, जो किसका निर्माण करता है, मांसपेशियों का। यानी उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्र का ऊतक, जो तंत्र का निर्माण करता है। आई बात समझ में? तो नंबर 1 वही बात बता रहा हूँ मैं, नंबर 1 भौतिक अवरोधक। तो भौतिक अवरोधक में कौन कार्य करती है, हमारी त्वचा करती है। तो हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य अवरोधक है। लिख रहा हूँ मैं इस लाइन को, नोट करना नोटबुक में। हमारे शरीर में त्वचा मुख्य अवरोधक है। आई बात समझ में? जो हमारी त्वचा होती है ये क्या करती है, अवरोधक का कार्य करती है। हमारे शरीर में त्वचा मुख्य अवरोधक है, हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य अवरोधक है। आइए सर, एक ही बात है, हमारे शरीर में त्वचा मुख्य अवरोधक है। जो हमारी त्वचा होती है, जो उपकला ऊतक से बनी होती है, ये अवरोधक का कार्य करती है। वैसे हमारी त्वचा क्या है, ज्ञान इंद्रियां भी हैं। ज्ञान प्लस इंद्रियां जो हमें क्या कराती हैं, किसी चीज़ का ज्ञान कराती हैं। हमारे शरीर में कितनी ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं, 5। उनमें से एक कौन सी है, त्वचा भी है, जो हमें स्पर्श का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराती है प्रिय छात्र छात्राओं, स्पर्श का। इसके अलावा आंखें होती हैं जो किसका ज्ञान कराती हैं, देखने का। नासिका होती है, किसका कार्य कराती है, गंध का। कान होते हैं किसका, श्रवण सुनने का। आई बात समझ। जिह्वा अपनी है वो स्वाद का, आंखें देखने का, नाक सूंघने का, जिह्वा जो होती है स्वाद का, कान सुनने का, त्वचा स्पर्श का ज्ञान कराती है। इस तरह कुल कितनी अवरोध में पाई जाती हैं ज्ञान इंद्रियां, 5। ज्ञान प्लस इंद्रियां जो हमें ज्ञान कराती हैं, उन इंद्रियों को क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रियां। इसके अलावा जो और अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंद्रियों के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान देना, भौतिक अवरोधक चल रहा है कि हमारे शरीर में त्वचा मुख्य अवरोधक है, जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को क्या करती है, रोकता है। क्या करती है, रोकती है। जो त्वचा होती है ना, जो सूक्ष्म जीवों के, किसके, सूक्ष्म जीवों के। क्योंकि आप जानते हैं हमारे शरीर पर जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे शरीर पर हर दिन अनेकों रोगाणु उद्भासित होते रहते हैं। इसलिए त्वचा क्या करती है, उन रोगाणुओं को रोकने का कार्य करती है। एक तरह से ढाल का कार्य करती है, एक तरह से कवच का कार्य करती है। आई बात समझ में। तो हमारे शरीर में त्वचा मुख्य अवरोधक है, जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को क्या करती है, रोकती है। आई बात समझ में। बहुत महत्वपूर्ण रुचिकर टॉपिक चल रहा है प्रिय छात्र छात्राओं। हमारे शरीर में त्वचा मुख्य अवरोधक है, जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को क्या करती है, रोकती है। आई बात समझ में। इसके बाद इसमें ध्यान देना, समझना कि नासा मार्ग, जो अपनी नाक होती है, नासा मार्ग, और आप जानते हैं नासा मार्ग है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा नासिका छिद्रों एवं, यानी नासा मार्ग,
नासा छिद्रों एवं अन्य अंगों में पाए जाने वाले एवं अन्य अंगों में पाए जाने वाले क्या है? पक्षाम। आई बात समझ? क्या पाए जाते हैं? पक्षाम पाए जाते हैं। एवं क्या पाए जाते हैं? पक्षाम एवं कसाव। क्या पाए जाते हैं? कसाव। पक्षाम एवं कसाव रोगाणु क्या करते हैं? रोकते हैं। कसाव रोगाणुओं क्या करते हैं? रोकते हैं। रोगाणु क्या करते हैं? रोकते हैं। रोगाणुओं को रोकते हैं। लिख लेना इस बात को कि रोगाणुओं को रोकते हैं। रोगाणुओं को रोकते हैं। नासा मार्ग है, नासिका छिद्रों एवं आम अंगों में पाए जाने वाले पक्षाम एवं कसाव रोगाणुओं क्या करते हैं? रोकते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझें। और इसके अलावा क्या होती है? यानी इसके अलावा क्या होती है? जो श्लेष्मा ग्रंथि होती है वो श्लेष्मा का क्या करती है? स्राव करती है, जो रोगाणु को चिपका कर उन्हें अंदर पहुंचने से क्या कर देती है? रोक देती है। कि हमारी जो नासा मार्ग है, नासा मार्ग, नास का मार्ग है, नास का छिद्र है, इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। पक्षाम कसाव क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से, अंदर पर करने से क्या करते हैं? रोकते हैं। नाक के अंदर सामान्य समझो, नाक के अंदर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल में वायु के साथ जो सूक्ष्म जीव हैं वो श्वसन के द्वारा हमारे शरीर में ना पहुँचें, इसलिए इनमें सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं जो सूक्ष्म जीवों को रोकने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो हमारी नाक होती है इसके अंदर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथि, जो श्लेष्मा का क्या करती है? स्राव करती है। ये भी सूक्ष्म जीवों को क्या करती है? चिपका कर रोकने का कार्य करती है। इस बात को भी लिख लेना कि नासिका के अंदर जो श्लेष्मा ग्रंथि होती है वो श्लेष्मा का स्राव करती है, जो सूक्ष्म जीवों को चिपका कर रोकने का कार्य करती है। आई बात समझ दोस्तों। अगला चलते हैं, रासायनिक अवरोधक। नंबर दूसरा कौन सा पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है रासायनिक अवरोधक। तो देखिए रासायनिक अवरोधक कौन कौन से होते हैं हमारे शरीर में? बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रासायनिक अवरोधक, समझना, गौर देना। रासायनिक अवरोधक तो देखिए आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम, आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? कौन सा होता है? HCl। कौन सा होता है? HCl। आई बात समझें? आ रही बात समझें? दोबारा ध्यान देना। आमाशय में पाए जाने वाला, आपने 9th में भी पढ़ा है, आमाशय में क्या पाया जाता है? आमाशय में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम, पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? HCl होता है। कौन सा होता है? HCl। आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम HCl क्या करता है? ये भी हमारे शरीर में क्या करता है? अवरोधक का कार्य करता है। क्यों? भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव आए हैं, जो सूक्ष्म कण आए हैं, 9th में भी पढ़ा होगा आपने कि उसके साथ जो सूक्ष्म जीव आए हैं उनको नष्ट करने का क्या करता है? कार्य करता है। पसंद है HCl क्या कार्य करता है आमाशय में? तो HCl जो होता है ये आमाशय में सूक्ष्म जीव जो आते हैं भोजन के साथ, पहले तो क्या होती है? लार ही उन सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करती है, जो लार होती है, लेकिन लार से भी बच जाए तो आमाशय में जो HCl अम्ल होता है उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, उन्हें मार देता है। आई बात समझ में? इसके अलावा योनि का अम्लीय वातावरण, योनि जो होती है, योनि का अम्लीय वातावरण, योनि का अम्लीय वातावरण। अम्लीय वातावरण क्यों होता है? क्योंकि योनि में क्या पाया जाता है? यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? फिर ये छात्राओं, लैक्टोबैसिलस, नोट कर लेना, लैक्टोबैसिलस। योनि का अम्लीय वातावरण, आई बात समझें, जीवाणु एवं अन्य रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। योनि का अम्लीय वातावरण जीवाणु इसको जीवाणुओं एवं रोगाणु, जीवाणु एवं रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। आई बात समझ? नष्ट कर देता है।
आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम HCl, योनि का अम्लीय वातावरण जीवाणु रोगाणु क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और योनि का अम्लीय वातावरण किसकी वजह से होता है, ध्यान देना, इसमें क्या है, यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। इसके अलावा क्या होते हैं इसमें रासायनिक अवरोधकों में कि त्वचा पर पाए जाने वाले त्वचा पर कौन से रासायनिक पाए जाते हैं, सीबम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीबम पाया जाता है। कणमोम, कान के अंदर क्या पाया जाता है, कणमोम पाया जाता है। लार, अश्रु, पसीना आदि रोगाणुओं के लिए अवरोधक का कार्य करते हैं। देखना इसमें भी कि त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक, अब त्वचा पर पाए जाने वाला रासायनिक कौन सा है, सीबम है। कौन सा है, सीबम है। आई बात समझ प्रिय छात्र छात्राओं, क्या पाया जाता है, सीबम पाया जाता है त्वचा पर, तो क्या लिख लेंगे, सीबम। आई बात समझ में। इसके अलावा कणमोम, कान के अंदर क्या पाया जाता है, कणमोम पाया जाता है, यानी कान के अंदर एक कणमोम पाया जाता है जिसको सेरुमन कहते हैं, जो कान के द्वारा कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करे, इसलिए कान में क्या पाया जाता है, कणमोम, जिसको सेरुमन के नाम से भी जानते हैं, सेरुमन। ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, लार, क्या होते हैं, लार, ठीक है ना। अश्रु, क्या होते हैं, अश्रु, पसीना, जो पसीना आता है हमको, पसीना आदि रोगाणुओं के लिए अवरोधक का कार्य करते हैं। आदि रोगाणुओं के लिए अवरोधक का कार्य करते हैं। आई बात समझ में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिय छात्र छात्राओं, रासायनिक यानी त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक। त्वचा पर कौन सा रासायनिक पाया जाता है, सीबम पाया जाता है अपनी त्वचा पर। कणमोम, कान में कणमोम पाया जाता है जो सूक्ष्म जीवों को रोकने का कार्य करता है, जिसको हम सेरुमन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं उसे, सेरुमन। ठीक है ना। इसके अलावा लार, अश्रु, पसीना आदि रोगाणुओं के लिए अवरोधक अवरोधक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, अवरोधक का कार्य करते हैं। तो कितने हो गए, 2 अवरोधक हो गए। नंबर 1 भौतिक, जो क्या होता है, बाहर से रोकता है, भौतिक हो गया। अब शरीर के अंदर जो रसायनों का स्राव कर रहा है तो कौन सा हो गया, रासायनिक हो गया। कौन सा हो गया प्रिय छात्र छात्राओं, रासायनिक हो गया। आई बात समझे। नंबर 3 है कोशिका अवरोधक, कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अवरोधक का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं प्रिय छात्र छात्राओं, अवरोधक का, यानी जो सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करती हैं, तो उन्हें हम कोशिका अवरोधक के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से, नंबर 3 ध्यान देना, कोशिका अवरोधक। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है प्रिय छात्र छात्राओं, गौर देना। बहुत अच्छा पाठ आपका 3 नंबर का। और प्रिय छात्र छात्राओं, अधिक से अधिक चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना। तो देखिए 3 कौन सा हो गया, कोशिका अवरोधक। तो हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं रोगाणुओं का क्या करती हैं, भक्षण करती हैं, जो शरीर से रोगाणुओं को बचाने का कार्य करती हैं। कोशिका अवरोधक में क्या होते हैं, हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं अवरोधक का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं प्रिय छात्र छात्राओं, अवरोधक का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं, अवरोधक का, उनको रोकने का कार्य करती हैं। हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं अवरोधक का कार्य करती हैं। और अवरोधक का कार्य करके क्या करती हैं, ध्यान देना, ये जीवाणुओं को क्या कर लेती हैं, भक्षण कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, भक्षण। तो हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं अवरोधक का कार्य करती हैं। आई बात समझ में। और जो शरीर को रोगाणुओं से बचाने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। आई बात है, हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं अवरोधक का कार्य करती हैं और क्या करती हैं, सूक्ष्म जीवों को भक्षण करने का भी कार्य करती हैं। जैसे मैक्रोफेज, कौन कौन सी हैं प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट, कौन सी है, मोनोसाइट,
ध्यान देना, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, आई बात समझ में। इसके अलावा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल आदि, आई बात समझ। हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं अवरोधक का कार्य करती हैं, सूक्ष्म जीवों के भक्षण का कार्य करती हैं, जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल आदि। और इनके अलावा क्या होती हैं, कुछ प्राकृतिक मारक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं, कुछ प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, कुछ प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, कुछ प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, कुछ प्राकृतिक मारक कोशिकाएं क्या करती हैं, रोगाणुओं के लिए अवरोधक का कार्य करती हैं। कुछ प्राकृतिक मारक कोशिकाएं रोगाणुओं के लिए, किसके लिए, रोगाणुओं के लिए, रोगाणुओं के लिए अवरोधक का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं प्रिय छात्राओं, अवरोधक का कार्य करती हैं। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका कोशिका, कि कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जो अवरोधक का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं, अवरोधक का, जो सूक्ष्म जीवों को क्या करती हैं, नष्ट करने का कार्य करती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स। इसके अलावा कौन सी होती है, मैक्रोफेज, और कुछ प्राकृतिक मारक कोशिकाएं भी होती हैं जो किसका कार्य करती हैं, वो कुछ प्राकृतिक मारक कोशिकाएं भी होती हैं, वो भी क्या करती हैं, अवरोधक का कार्य करती हैं। और नंबर 4 है ज्वर और सूजन। ज्वर और सूजन, और ज्वर सूजन क्या होता है, इसका कोई विस्तार तो आपकी सिलेबस में नहीं है। ज्वर सूजन आदि, तो ज्वर सूजन क्या होता है, सीधा से समझिए आप कि माना किसी मधुमक्खी ने आपको काटा, और आप जानते हैं मधुमक्खी होती है, उसके डंक में क्या होता है, मेथेनॉइक अम्ल होता है, तो क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो आपने देखा हो क्या संपूर्ण शरीर पर सूजन आती है, नहीं, जिस अंग को काटा है उसी स्थान पर क्या आती है, सूजन आती है। तो सूजन, ज्वर और सूजन क्या करते हैं, ये भी अवरोधक का कार्य करते हैं, यानी संपूर्ण शरीर को प्रभावित होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो कितने अवरोधक हो गए, 4। नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 रासायनिक, नंबर 3 कोशिका, और नंबर 4 ज्वर और सूजन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि आपकी एक कंप्लीट। तो ध्यान देना, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि जिसे अविशिष्ट, सामान्य, प्राकृतिक आदि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि माता पिता से प्राप्त होती है और किसी विशेष प्रकार रोग से रक्षा नहीं करती, बल्कि सभी रोगों से हमें क्या करती है, बचाती है। और इसमें कुछ अंग अवरोधक का भी कार्य करते हैं, और वो अंग कौन कौन से हैं, 4 मैंने बता दी। भौतिक अवरोधक हैं, कुछ रासायनिक हैं, कोशिका अवरोधक है, और ज्वर और सूजन, इसमें कुछ अंगों के बारे में बताया है जो हमारे शरीर में अवरोधक का कार्य करते हैं। आई बात समझ में। तो अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ओके।